students, welcome to Learn and Prep. So today we are going to discuss the chapter that is the manufacturing industry. Manufacturing industry का मतलब क्या होता है? ये तो हमें पता है manufacturing क्या होता है, किस तरीके से कोई भी रॉ मटेरियल जब हम एक एंड प्रोडक्ट में बनाते हैं या लेकर आते हैं, उस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग. अब इस मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री को सेट करने में किस तरीके से रोल होता है, किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेट करी जाती हैं, कहाँ कहाँ की वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरीके से सेट करी जाती हैं. बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है, जैसे बड़ी बड़ी स्टील्स हो गई, आयरन एंड स्टील कंपनीज हो गई, सीमेंट से रिलेटेड, तो ये इंडस्ट्रीज को सेट करने के लिए किस तरीके से उनके जो प्रोसेस होते हैं हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो सबसे पहली चीज ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या होती है. तो क्या होती है भाई मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग इज द क्रिएशन और प्रोडक्शन. ठीक है, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग क्या है? कोई भी क्रिएशन है या हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का. ठीक है, गुड्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट? द इक्विपमेंट. मेनली इसमें जो चीजें यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये पेन बनाना है, तो इस पेन को बनाने में क्या क्या चीजें लगी होंगी, किस तरीके की इंडस्ट्रीज हम वो सेट करेंगे, मेन इसके रॉ मटेरियल्स क्या होंगे और क्या क्या इसके इक्विपमेंट्स होंगे, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं ये बन के हमारे पास खड़ा हुआ है. तो मेनली ऐसा क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट. अब ये अकेला इस तरीके से तो बनाया जा नहीं सकता, तो हमें इसमें लेबर की जरूरत पड़ेगी, हमें इसमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, हमें एक ऐसी प्रॉपर प्लेस की जरूरत पड़ेगी जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, इस पेन की जो सेटअप होगा बनाने का पूरा सेटअप होगा उसको हम तैयार कर पाएंगे. तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें कि ऐसा एक क्रिएशन है ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ द इक्विपमेंट्स, लेबर्स, कैपिटल, प्रॉपर प्लेस चाहिए हमें इस चीज को सेट करने के लिए. ये पूरा का पूरा होल प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ठीक है, टूल्स एंड केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग और द फॉर्मुलेशन. मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस में आती है? मेनली ये एक सेकेंडरी सेक्टर है. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर हैविंग द रॉ मटेरियल्स विद अस. जहां पर रॉ मटेरियल को ही निकालना होगा, कुछ करना होगा, तो वो हमारा कौन सा सेक्टर हो जाता है? वो प्राइमरी सेक्टर हो जाता है. लेकिन अब हमें यहाँ पर इसको ट्रांसफर करना है, किसी भी चीज का एक नया रूप देना है, नई चीज बनानी है. तो ये हमारा क्या हो गया? एक ऐसा सेकेंडरी सेक्टर हो गया इन द इकोनॉमी. Items used in manufacture may be raw materials or the component parts of the larger product. किसी भी तरीके का कोई भी पार्ट हो गया जिससे हमें कोई एक एंड प्रोडक्ट मिल रहा है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है. और मेनली ये किस में हो रहा है? एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ही ये चीजें सेट हो सकती हैं. What is the importance of manufacturing? So not only keep in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on the agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. अब यहाँ पर mainly एग्रीकल्चर तो हमने देखा है हमारा एक प्राइमरी एक्टिविटी है, किस तरीके से वो कंक्लूड होता है, किस तरीके से पूरी जो हमारी इकोनॉमी है, जो कंट्री के पीपल हैं, वो फुल्ली डिपेंडेंट है किसमें? हमारे एग्रीकल्चरल में. अब इस एग्रीकल्चरल को अगर हम एक एंड प्रोडक्ट में निकाल रहे हैं तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ रही है. जब मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत हो रही है तब जाके यहाँ पर हमारा मेन जो इंडस्ट्रीज होती हैं या फैक्ट्रीज होती हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, हैवी हो, लार्ज हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजों की नीड हमें यहाँ पर हो रही है. तो मेनली अगर हम जॉब के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये जो जॉब प्रोवाइड कर रही है इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर हमें लेबर भी लग रहा है, यहाँ पर हमें स्किल्ड लेबर्स भी चाहिए, अनस्किल्ड लेबर्स भी चाहिए, हमें पढ़े लिखे लोग भी चाहिए और इलिटरेट पीपल भी चाहिए. तो सारे लोगों को यहाँ पर मिलजुल के क्या मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है. Manufacturing was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and the backward areas. चाहे वो कोई भी एरिया हो,
बी इट एनी कंट्री साइड हो गया, बी इट एनी फॉरेस्ट साइड हो गया, ट्राइबल्स पीपल हो गया, तो उनको किसी ना किसी तरीके से, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फॉरेस्ट हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ही सेट होंगी, वहाँ पर ऐसे स्मॉल स्मॉल स्केल में भी लोग काम करना पसंद करते हैं उन्हीं की कंफर्टेबलनेस को देख के। तो मैं अगर यहाँ पर ट्राइबल पीपल हो गए या कोई भी बैकवर्ड एरिया हो गया, वहाँ पर मेनली आपको इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो हर तरीके से किसी ना किसी का पर्सपेक्टिव वहाँ पर फुलफिल होता ही है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ से जब चीज़ें वहाँ जा रही हैं, जब एक्सपोर्ट हो रही हैं चीज़ें हमारी, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्निंग है, इनकम है कंट्री की, वो क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली रेज हो रही है। जब यहाँ पर ये चीज़ें रेज हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो रहा है, और यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रही है। ठीक है, नाउ एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड द फॉरेन एक्सचेंज। Countries that transform their raw materials into a wide variety of finished goods of higher value are the prosperous one. इंडिया की जो prosperity लाई करती है वो मेनली जब हमारा increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। तो यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज, चाहे वो स्मॉल हो, लार्ज हो, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, जब वो कहीं से इनकम जनरेट करके हमें दे रही है तो वो क्या प्रूफ हो रहा है यहाँ पर हमारा, वो चीज़ें किस तरीके से उभर के आ रही हैं, कंट्री इज ग्रोइंग ओनली। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Now if we see contribution to our national economy, अब जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी नेशनल इकोनॉमी को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है, तो पहली चीज तो यहाँ पर क्या हो गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो कंट्री ऑटोमेटिकली ग्रो ही कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जनरेट हो रही हैं। जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज जनरेट हो रही हैं तो डाइवर्सिफाइंग हो रहा है, लैंड बढ़ रहा है, कैपिटल जनरेट हो रहा है, यहाँ पर और क्या क्या चीजें हो रही हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेट हो रही हैं, लोगों की नॉलेज बढ़ती है। तो मेनली अगर हम नेशनल इकोनॉमी की बात करें तो इट गिव्स अस एन नंबर ऑफ थिंग्स, चाहे वो हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी नेशनल इनकम ग्रो कर रही है, हमारी पर कैपिटा इनकम भी इससे हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से वो क्या करके ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो अगर हम लास्ट 2 डेकेड्स की बात करें, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज stagnated 70% of the GDP out of a total of 27% of the industries, which includes 10% from mining, quarrying, electricity and gas only। ठीक है, this is much lower in comparison to some East Asian economies where it is 25 to 35%। The desired growth rate over the next decade is 12%। मतलब अगर हम देखें जो ग्रोथ हो रही है पिछले कुछ 2 डेकेड्स की बात करें या हम बोले पिछले कुछ 20 सालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से ग्रोथ हुई है, ग्रोथ बड़ी ही बड़ी है। एटलीस्ट 27%, 17% तक हमारी जो ग्रोथ है वो 27 में से 17% हमारी ग्रोथ हुई है, और जो 10% हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस से ही हुई है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें इसका कंपैरिजन 25 to 35% विद सम ईस्ट एशियन कंपनी से भी हुआ है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट अगर हम देखें जो आगे वाले कुछ डेकेड की हम बात कर रहे हैं वो 12% और इंक्रीज ही होगा। Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum। तो यहाँ पर किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, बढ़ ही रही है, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक लेवल यहाँ पे ग्रो ही कर रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारे टर्शरी सेक्टर्स हों, हमारी प्राइमरी सेक्टर्स हों, ये ग्रो कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली द पीपल आर ऑल्सो ग्रोइंग। With appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economics predict that manufacturing can achieve its target over the next decade। तो यहाँ पर
National Manufacturing Competitiveness Council, that is NMCC, has been set up with this objective. तो ये NMCC को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सेट करके रखा है जिसकी वजह से जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं, लाइक प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अगर इसी तरीके से अपना काम स्मूथली करती रही तो वो अपने नेशनल गोल को अचीव जरूर ही करेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे, अब हमने मैन्युफैक्चरिंग तो देख ली किस तरीके से है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड होती हैं, नेशनल इकोनॉमी में किस तरीके से वो ग्रो करती है। अब जब हम एक इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री की लोकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पर एज यू कैन सी, ये हमारे एनसीईआरटी में भी मिलेगा हमें कि हमारी फैक्ट्री का सेटअप है। अब इस फैक्ट्री को सेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की नीड है, हमें चाहिए रॉ मटेरियल, हमें चाहिए लेबर, कैपिटल, मार्केट किस तरीके का है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इस पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके की है, लैंड कैसा है हमारा, और पावर किस तरीके से आएगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हमें किस पर्सपेक्टिव, किस तरीके से हमें ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रीज है वो हम सेट कर पाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर सेटिंग अप एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री। अब मार्केट और इंडस्ट्री का क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से लिंक करते हैं हम। पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस पेन, अगर ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से हम जब मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या रिजल्ट देगा, इसकी नेसेसिटी कितनी है, किस तरीके से इसकी जो वांट है वो है। तो अगर हम इनपुट की बात करें तो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो हमें पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इसके अलावा जो चीजें चाहिए हमें, वो चाहिए हमारा रॉ मटेरियल कैसा है, जो मेन थिंग है हमारा रॉ मटेरियल, वो क्या पर्सपेक्टिव हमारा, ये क्या रोल प्ले कर रहा है। फिर वहां से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है, फैक्ट्री हमारी जहां हम सेट करेंगे उससे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हमारी कैसी है, प्लस जो आउटपुट हम निकालने वाले हैं, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट हम निकालने वाले हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन में कैसे। पहले तो हम ट्रांसपोर्टेशन हमें किसके लिए चाहिए, हमारे रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए। फिर दूसरा हमें चाहिए कि जो हमारा आउटपुट निकल रहा है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वहां पर किस तरीके का होगा। फिर हमारा जो मार्केट है वो क्या चाहता है, मार्केट क्या चाहता है, दैट मीन्स वहां के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, किस तरीके की क्वालिटी चाहते हैं, क्या वो छोटी क्वालिटी में भी अपना गुजारा कर लेंगे या उनको एक अच्छा ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट ही चाहिए। तो दोनों थिंग देखी जाती है यहाँ पर। तो ये जो मार्केट है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए। अल्टीमेटली हमारा मेन गोल यहाँ पर हम फुलफिल कर लेते हैं, दैट इज द मनी। ठीक है, तो दिस व्हाट वी हैव सीन द इंडस्ट्री एंड मार्केट की लिंकेज। अब जो वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वो किस किस तरीके की होती हैं, तो यहाँ पर एज यू कैन सी, अगर हम ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में तो बेटा आंख बंद करके ये चीजें रट लो, और रटने के बाद एज इट इज वहीं पर ऐसा का ऐसा आप कॉपी पेस्ट कर देना, फुल मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट। तो अगर हम यहाँ पर देखें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री तो किस तरीके की है, पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, किस तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है हमारा, क्या बहुत बड़े स्केल पे है या वो छोटे स्केल पे है, तो बोथ यहाँ पर लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज, अब जो रॉ मटेरियल है वो किस तरीके का, क्या वो कोई हैवी है या वो कोई लाइट इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो जाएगा हैवी एंड लाइट इंडस्ट्री। फिर आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किस तरीके की ओनरशिप है, क्या वो प्राइवेट ओनरशिप है, क्या वो पब्लिक ओनरशिप है, जॉइंट सेक्टर है या कोऑपरेटिव है। तो ये तो हमारा हो गया ये तो हमारा किस बेसिस पे हो गया, ओनरशिप के बेसिस पे। फिर आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, तो ये हो गए हमारे रॉ मटेरियल किस तरीके के हैं, एग्रो है, मिनरल है, फॉरेस्ट है, मरीन है, किस तरीके के हैं। लास्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, किस तरीके का, क्या वो कोई की इंडस्ट्री है जिसके बगैर हमारा कोई काम ही नहीं होना है, या हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्री है, किस तरीके का जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है वो उस चीजों को चाहता है। तो these are the classification of industries on the basis of their
ओनरशिप, इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल, ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और है हमारा मेन रोल। ठीक है, अब अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, जिसमें क्या आया था हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर वो 1 करोड़ से कम है, लेस देन 1 करोड़, देन इट इज नोन एज व्हाट, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, मेनली ये जो इंडस्ट्री है वो रन किससे होती है, बाय लेस नंबर ऑफ पीपल, एग्जाम्पल खानसारी, गुड़ एंड एटसेट्रा। ठीक है, अब यही चीज अगर हम लार्ज स्केल को देख रहे हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा था, लेस देन 1 करोड़, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो होगा वो मोर देन 1 करोड़ का होगा, तब जाके वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी। फिर लेबर आर मोर, अब लार्ज है तो यहाँ पर हर चीजें बड़ी बड़ी होंगी, तो यहाँ पर लेबर से लेके हर एक चीज बड़ा बड़ा ही लगेगा, चाहे वो कैपिटल हो बहुत सारा लगेगा, लेबर हो बहुत सारी लगेगी, एक पूरा का पूरा सेटअप जो होगा वो भी बहुत वास्ट होगा। एंड एग्जाम्पल क्या हो जाती है हमारी, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो डिफरेंशिएशन के बेसिस पे इस तरीके से हम पूरा का पूरा अपने 3 पॉइंट्स, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली पूरा का पूरा तुम ये टेबल वहां पर कॉपी पेस्ट कर देना। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे हमें पता है पहला होता है हमारा पब्लिक सेक्टर, दैट इज मेनली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और इट्स एजेंसी, या तो वो गवर्नमेंट पूरा का पूरा ओन करेगी या गवर्नमेंट ने जो एजेंसीज प्रोवाइड करी हुई हैं वो उसे रन करेगी। तो ये हो गया हमारा पब्लिक सेक्टर इन ओनरशिप, या बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। फिर आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पर प्राइवेट है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू ओन्ड बाय द प्राइवेट पर्संस और द इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, मेनली इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर विश, जितना भी प्रॉफिट वो चाहते हैं या होता है, या जिस तरीके से उन्होंने सोच के रखा है कि इतना प्रॉफिट हमें कमाना ही है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है, मेनली ये जो कंज्यूमर्स के प्रोडक्शन होते हैं, लाइक योर मिल्क हो गया, राइस हो गया, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारा किस में आ रही हैं, कोऑपरेटिव्स में। एग्जांपल्स हम देख सकते हैं यहाँ पर, ब्रांड तुमने सुना होगा, मदर डेयरी, अमूल, ये इजीली जो कंज्यूम करे जाते हैं बाय द पीपल, ये आते हैं, ऐसे सेक्टर्स आती हैं, ऐसी सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज किस में आ रही हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स में। फिर आता है हमारा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब ये जो सेक्टर होता है, या तो ये पूरा का पूरा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो मिलके चला रही होंगी, या यहाँ पर गवर्नमेंट और कोई इंडिविजुअल मिलके इसको चलाता है। तो दीज आर नोन एज द जॉइंट सेक्टर, विच आर मेनली मेन मोटिव उनका क्या होता है, बेटर रिजल्ट्स देना इन दी सोसाइटी। ठीक है, अब रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे हमने देखा था, तो यहां पर आ जाएंगी हैवी एंड दी लाइट इंडस्ट्री। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री मतलब बल्कि और रॉ मटेरियल जिसका होगा जो एक ही तरीके का प्रोडक्ट बना रही है, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो ये किस में आ जाती है हमारी हैवी इंडस्ट्रीज में। लाइट इंडस्ट्रीज में यूज लाइट रॉ मटेरियल्स, चाहे या वो हो गया हमारे इलेक्ट्रिक फैंस हो गए, स्विंग मशीन्स हो गई, एक्सेट्रा, तो ये आ जाती है हमारी लाइट इंडस्ट्री में। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल किस तरीके का, क्या वो कोई खाने वाला मटेरियल है या वो कोई यूज करने वाला मटेरियल है। तो अगर वो कोई खाने वाला मटेरियल तो पूरा का पूरा किस में आ जाएगा हमारा, एग्रो बेस्ड में। ठीक है, लाइक द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी एंड कॉफी, जो किस लिए पर्पस के काम आ रहा है। बोलोगे कि मैम कॉटन कौन, हम कॉटन थोड़ी खाते हैं, तो बेटा जितनी भी यूज की चीजें हैं हमारी फॉर आवर डेली पर्पस, ये सारी की सारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो फूड आइटम्स हो या नॉन फूड आइटम्स हो, वो सारे के सारे हमारे किस में आ रहे हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, which are easily consumed by the people whether they are the eatables or the non eatable ones। ठीक है, तो जितने भी एग्रीकल्चरल के रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं हमारे एग्रो बेस्ड में। अब ये आ जाता है मिनरल बेस्ड, दिस इज नॉट अ न्यू वर्ड टू इंट्रोड्यूस, तो यहाँ पर जितने भी मिनरल्स हैं
जितने भी है, चाहे वो कोई लाइमस्टोन हो, वो कोई फेरोशियस, नॉन फेरोशियस, जितने भी मेटल्स हो, ये सारी चीजें जो भी होती हैं, जो चाहे वो आयरन एंड स्टील हो, सीमेंट हो, मशीन टूल्स हो, एक्सेट्रा हो, ये सारी की सारी हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आती हैं. सो दिस व्हाट वी हैव सीन इज द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. फिर आता है हमारा, अब हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. जो मेन इंडस्ट्रीज हैं हमारी कंट्री की या आउटसाइड जो एक्सपोर्ट भी होती हैं, वो इंडस्ट्रीज के बारे में हम अब देखेंगे. तो पहला आ जाता है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है. इंडिया में शुरू से ही जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री रही है वो आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा स्कोप में रही, बूम में रही, जिसको बोल सकते हैं हम कि 80% ऑफ दी जो लेबर जनरेट होता था या जो इनकम जनरेट होती थी वो इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही जनरेट होती थी. दो चीजें थी हमारे पास, एक तो थी आयरन एंड स्टील का इंडस्ट्री और एक थी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री. The textile industries occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production. जिससे क्या जनरेट हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्मूथली रन होने लगी. दो चीजों से, एक थी हमारी टेक्सटाइल और दूसरी हमारी आयरन एंड स्टील. इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड compete in the value chain that is from raw material to the highest value added products. चाहे वो कोई भी रॉ मटेरियल हो, किसी भी तरीके का, फॉर एग्जाम्पल कॉटन हो गया, टू द हाईएस्ट वैल्यू. अब इस कॉटन से हमको क्या क्या मिल रहा है, इधर यू आर गेटिंग एन नंबर ऑफ थिंग्स, शर्ट्स, टॉप्स एक्सेट्रा. तो ये जो कॉटन है, लाइक दिस इज योर रॉ मटेरियल एंड द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमें क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे शर्ट्स हो गया या एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हाट वी डेली यूज. तो ये तो आ जाता है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम इसको देखेंगे किस तरीके से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वैल्यू ऐड करती है. किस तरीके से, पहला तो किसी भी तरीके का फाइबर प्रोडक्शन होगा. अब वो फाइबर या तो वो स्पिन होगा, या तो वो वीव होगा, या तो वो डाई होगा, या तो किसी भी तरीके का गारमेंट उससे मैन्युफैक्चर होगा. अब ये जो फाइबर प्रोडक्शन है ये काय से मिल रहा है, हमें रॉ फाइबर से मिल रहा है. जो स्पिनिंग है वो हमें यार्न से मिल रही है, दैट इज ऑल्सो नोन एज थ्रेड. ठीक है, अब जो ये वीविंग निटिन है वो उससे वो हमें क्या हो रहा है, फैब्रिक दे रहा है. गारमेंट से हमें क्या क्या मिल रहा है, या तो वो फिनिश्ड होंगे, या तो वो डाइड होंगे, या तो वो पूरा का पूरा एज इट इज वही होगा. तो ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरीके से वैल्यू एडेड करती है इन द ग्रोइंग कंट्री, ये सारी चीजें एज यू कैन सी कि एन नंबर ऑफ थिंग्स यू आर इजीली गोइंग टू फाइंड फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉटन टेक्सटाइल्स. अब ये क्या होगा, एंशिएंट इंडिया की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस विथ हार्ड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स. दो चीजों से चलती थी, एक तो चलता था हमारा हैंड स्पिनिंग और दूसरी होती थी हैंडलूम. मतलब यहाँ पर हैंड स्पिनिंग जो आज की डेट में भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चल रही है, हैंडीक्राफ्ट्स मटेरियल हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ये चीज़ें होती हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड. तो जो कॉटन टेक्सटाइल है उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. अगर हम 18th सेंचुरी के बाद की बात करें तो जो पावर लूम्स थे केम इनटू यूज, आर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट compete with the mill made cloth from इंग्लैंड. तो यहाँ पर उस टाइम पर जब कॉलोनियल रूल कर रहा था तो वहां पर सिचुएशन क्या हुई थी कि यहाँ से चीजें सिर्फ और सिर्फ एज अ रॉ मटेरियल जाती थी और चीजें क्या इंपोर्ट होके आ रही हैं, पूरे के पूरे एंड प्रोडक्ट. तो यहाँ पर जो कॉटन टेक्सटाइल थी उसको बहुत बड़ा लॉस सफर करना पड़ा था. लेकिन जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ तो पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट था ब्रिटिश का वो यहाँ से हटके कहाँ चला गया, टुवर्ड्स देयर कंट्रीज. तब जाके जो ये कंट्री थी, जब जाके ये कंट्री के प्रोडक्ट्स थे जितने भी रॉ मटेरियल थे फिर वो एंड प्रोडक्ट में ही बनाने लग गए. याद करो जब मैनचेस्टर आया था इंडिया में तो उस समय पे इंडिया की सिचुएशन कैसी थी, लेकिन विद द चेंजिंग टाइम पूरा का पूरा जो मैनचेस्टर जिसने पूरा दबदबा बना के रखा था पूरी कंट्री में वो एक टाइम पे हट गया और वापस से कंट्री ने किस तरीके से ग्रो किया, एक पूरे सेल्फ रिलायंट कंट्री वो उस समय पर कहलाने लग गई थी. This industry has close links with agriculture and provide a living to farmers, cotton ball pluckers and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring and sewing.
तो ये जो इंडस्ट्री है इसने हर तरीके का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, जिस तरीके से जहां का भी जो पर्सन है वो उस पर डिपेंड करता है, चाहे वो स्पिनिंग हो, वीविंग हो, गिनिंग हो, डिजाइनिंग हो, किसी भी तरीके की पैकेजिंग हो, टेलरिंग हो या स्विंग हो, ठीक है। This industry by creating demand supports many other industries such as chemicals and dyes, mill stores, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। अब भाई डाइंग करनी है तो केमिकल्स की जरूरत तो पड़ेगी, पैकेजिंग करनी है तो उस तरीके की लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो इंडस्ट्रीज है वो एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट है टुवर्ड्स दी अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। मतलब दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, क्योंकि डाई के लिए हमें केमिकल्स चाहिए और केमिकल से केमिकल इंडस्ट्री बना के दे सकती है। स्विंग के लिए हमें, स्विंग मशीन के लिए हमें बहुत सारा आयरन एंड स्टील चाहिए, तो वो उसी इंडस्ट्री से फुलफिल हो जाता है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंसी बाय दी बोथ द इंडस्ट्रीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल एज वेल। India has world-class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high-quality yarn produced in the country. तो एक तरीके की अगर हम बात करें तो स्पिनिंग तो सबसे सही है इंडिया की, लेकिन वीविंग सप्लाईज जो है वो कम है, क्योंकि जो फैब्रिक है वो उस तरीके का कंटेंट नहीं दे पाता जिसमें एक्चुअली कंट्री को चाहिए। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन द मिल्स। The handspun khadi provides large-scale employment to weavers in their homes as the cottage industry. तो जो छोटे छोटे वीवर्स हैं जो नहीं चाहते कि हम कहीं बाहर जाके काम करें, तो इंडस्ट्रीज ने उनको भी इस तरीके से उन्हें सेट करके रखी है कि वो अपने घर से ही काम कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यार्न, जितने भी इंडिया के थ्रेड्स हैं या यार्न हैं, वो जो यार्न है वो पूरा का पूरा जापान जाता है। यार्न दैट मीन्स द थ्रेड। Other importers of cotton goods from India are USA, UK, Russia, France, East European countries, Nepal, Singapore, Sri Lanka and African countries. We have a large share in the world trade of cotton yarn. तो importers भी बहुत सारे हैं यहाँ पर और एक्सपोर्टर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पर उस तरीके से काम चलता रहता है। Now third thing what we are going to see is the jute textiles। ये भी बहुत बड़ा मार्केट रहा है, लेकिन as we all know जो जूट होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो उसको जो यूज़ करना है या उसकी जो इंडस्ट्रीज हैं उसको सेट तो हो जाती हैं, लेकिन उस तरीके का रेवेन्यू वो जनरेट नहीं कर पाते। तो उसको किससे इन लोगों ने रिप्लेस कर दिया, सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन्स, इन सारी चीज़ों से। India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after the Bangladesh. Most of the mills are located in West Bengal, mainly along the banks of Hooghly River in a narrow belt. तो यहाँ पर मेनली जो जूट इंडस्ट्री है वो बंगाल के साइड ही सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल के साइड से, ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट। फैक्टर्स अब क्या क्या हैं इस फैक्ट्री को सेट करने के लिए, अगर हम लोकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेन जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, inexpensive water transport supported by a good network of railways, roadways and waterways to facilitate movement of raw material to the mills. So these are some of the important factors while setting up of the jute textile या jute mill की हम बात करें, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन चीप पड़ती है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स चीप पड़ता है, हर तरीके की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, मटेरियल्स कहाँ कहाँ से आ सकता है टू दी मिल्स, ये सारा इजीली फॉरवर्ड हो जाता है। रॉ प्रोसेसिंग वाटर abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining states of Bihar, Odisha and उत्तर प्रदेश। तो ये जो इसलिए उसी जगह पर यानी कि वेस्ट बंगाल में इसीलिए सिचुएटेड है क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज इजीली अवेलेबल है, विथ द चीप लेबर, विथ द वाटर, वो जो फैसिलिटीज है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वो इजीली अवेलेबल है, प्लस वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, और जो लेबर है वो हमें पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल से, मेनली जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, जो से लगे हुए स्टेट्स हैं लाइक द बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, वहाँ पर हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट। तो यहाँ पर हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फेवरेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग द जूट।
नेक्स्ट आते हैं हमारे शुगर इंडस्ट्री। पहला हमने देखा कि किस तरीके से कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, थर्ड हमने जूट इंडस्ट्री देखी, फोर्थ अब हम देखने वाले हैं शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो सेकंड, अगेन इट इज इन दी सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खनसेरी। शुगर का अगर प्रोडक्शन देखेंगे तो वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है, इंडिया की पोजीशन। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ गुड़ की बात कर रहे हैं या खनसेरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो फर्स्ट प्लेस में आता है इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन। द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड द मध्य प्रदेश। नाउ इफ वी सी, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मिल्स की बात करेंगे तो जो 60% ऑफ मिल्स हैं इन पूरे टोटल प्लेसेस में जितनी भी हमने देखी उसमें जो 60% ऑफ द मिल्स है आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, तो मतलब यहाँ पर अगर ये इंडस्ट्री सीजनल है तो एम्प्लॉयमेंट भी सीजनल होगा, ठीक है। So it is ideally situated to the cooperative sector. In recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states, especially in the Maharashtra. वो साइड पे भी हमें जो शुगर है यानी कि शुगर केन है हमें वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें इजीली अवेलेबल होता है। India stands second as the world producer of sugar but occupies the first place. The mills located 6, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये किस में है, हमारी शुगर इंडस्ट्रीज में पूरी की पूरी चीजें जो सेट है, ठीक है। दिस इंडस्ट्री, नेक्स्ट आते हैं हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, जिसमें फर्स्ट थिंग हम देखने वाले हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नॉट अ सिंगल थिंग जिसमें हम इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत है, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आज का नहीं है, जब कॉलोनियल टाइम था तब से ही इंडस्ट्री सेट है यहाँ पर। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो बेसिक इंडस्ट्री है सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज, चाहे वो हैवी हो, मीडियम हो, लाइट हो, डिपेंड इट ऑन देयर मशीनरी। मतलब कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रो बेस्ड हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, रॉ मटेरियल कुछ भी, मशीन हो, मशीन की जरूरत तो हमें पड़ती है हर चीज, हर इंडस्ट्री को सेट करने के लिए। अब वो मशीन या तो आयरन की होगी या तो स्टील की होगी। तो ये जो इंडस्ट्री है ये एक ऐसी बेसिक इंडस्ट्री है जिसमें हर चीज की जरूरत पड़ेगी। मतलब चाहे वो हैवी हो, लाइट हो, मीडियम हो, लार्ज हो, कुछ भी हो, आयरन एंड स्टील तो हमें किसी भी इंडस्ट्री में लगेगा ही लगेगा, ठीक है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात करेंगे अगर हम स्टील की, इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। आयरन एंड स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री। क्योंकि हैवी इंडस्ट्री क्यों है भाई, देखो आयरन है, स्टील है, तो हमारे पास जो चीजें आ रही हैं वो तो एक एंड प्रोडक्ट में आ रही हैं। सोचो जब वो रॉ निकलता होगा तो वो टन निकलता है। इसलिए ये जो इंडस्ट्री है, ये जो मटेरियल है वो किसके अंडर ही आएगा, हैवी इंडस्ट्री में ही वो कहलाएगा। क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स एज वेल एज द फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्की, एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशनल कॉस्ट। Iron ore, coking coal and limestone are required in the ratio of 4:2:1। तो यहाँ पर अगर हम आयरन ओर की बात करें, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री को सेट करने की या स्टील की हम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आर रिक्वायर्ड इन द अप्रोक्सीमेटली रेशियो ऑफ 4:2:1। Some quantity of manganese are also required to हार्डन दी स्टील। स्टील को हार्डन करने के लिए ये रेशियो की जरूरत तो पड़ती है, जिसमें लाइमस्टोन, आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन 4:2:1 के रेशियो में है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा मैग्नीज और मिला दें तो ये जो स्टील है वो स्टील को और हार्डन कर देगा। In 2019, with 111 million tons of crude steel production, India ranked second among the world crude steel production, ठीक है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन ओर की बात करें तो यहाँ पर पहली चीज तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, और ये रॉ मटेरियल क्या है, वो रॉ मटेरियल जो आयरन और स्टील बना के देगा हमें। फिर इसको हम एक ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं जिसमें आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है, लाइमस्टोन, कोकिंग कोल को उस तरीके से उस रेशियो में मिक्स किया जाता है,
स्लैग को रिमूव किया जाता है एंड कोक इज बर्न टू हीट द ओर। फिर आता है वो जो मटेरियल है वो किस में डाला जाएगा, पिग आयरन में। मॉल्टन मटेरियल्स पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड द पिग। फर्दर यहाँ पे स्टील की प्रोसेसिंग चालू है जिसमें पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज मैग्नीज निकल क्रोमियम आर एडेड, जिसमें अब हमारा जो मेटल है उसको शेप दिया जाएगा, किससे दिया जाएगा, बाय रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फोर्जिंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ स्टील। नाउ अगर अब हम देखें ये जो स्टील है, most of the steel sector undertakings market their steel through Steel Authority of India, that is SAIL. ठीक है, in 1950s China and India produced almost the same quantity of the steel. Today China is the largest producer of steel. China is also the world largest consumer of steel. जितना ज्यादा चाइना प्रोड्यूस कर रही है उतना ही चाइना कंज्यूम भी करती है। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, दो इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू, मेनली जो आयरन और स्टील की कॉस्ट होती है वो हाई रहती है एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी जो है हमारे पास कोकिंग कोल की रहती है। लेबर प्रोडक्टिविटी, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, जो लेबर है उस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेट करी जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका उस तरीके का नहीं होता जो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो इसलिए लैक कर जाता है। We also import good quality steel from the other countries, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, हम और अदर जो स्टील्स हैं वो हम दूसरी कंट्री से भी इंपोर्ट करते हैं। However, the overall production of steel is sufficient to meet our domestic demand. अगर हम लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने इस तरीके से इस चीज़ों को इतना बूस्टअप किया है, जो एक कंज्यूमर है, हम एक तरीके से कंज्यूमर भी हो रहे हैं और प्रोड्यूसर भी हो रहे हैं, जिससे जितने एफर्ट्स दिए हैं तो मेनली जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है। लाइक यू कैन सी दी टाटा स्टील, वो पूरा का पूरा किस तरीके से सेट किया गया है, जो हमने अभी पॉइंट्स देखे कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीप जो लेबर है अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाती, उस तरीके से ये ओवरकम हुए हैं। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, अब दूसरे जो आते हैं हमारी वो क्या आती है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेटलॉजिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है, एल्यूमिनियम। इट इज लाइट, मेनली होती है ये लाइट, resistant to corrosion, a good conductor of heat and becomes strong when it is mixed with the other metals. ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एल्यूमिनियम की। Used to manufacture aircraft utensils and the wires. It has gained popularity as substitute of steel, copper, zinc and lead in a number of industry. मतलब अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो स्टील का एक सब्स्टिट्यूट जब हमें चाहिए होता है तो हम एल्यूमिनियम पे जाते हैं, जिससे कि हमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कॉपर भी हम इंडस्ट्री पे जा रहे हैं, जिंक में भी जा रहे हैं, लीड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री। लोकेशन, अब जो मेन चीज़ है इसकी लोकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ बॉक्साइट। जहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री सेट होगी वो मेन चीज़ हमें क्राइटेरिया क्या देखना होगा कि वहाँ पर कितना बॉक्साइट अवेलेबल है एंड इन एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी। ये दो मेन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं वाइल सेटिंग अप ऑफ एन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। मेन चीज़ वहाँ पे बॉक्साइट कितना है, मतलब अब हम उस रीजन को देखेंगे जहाँ पर बॉक्साइट की अवेलेबिलिटी कैसी है। दूसरी, इन एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इतनी ज़्यादा इस इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर अगर कम इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पर ये इस टाइप की इंडस्ट्रीज हम सेट नहीं कर सकते। अबाउट 8 मिलियन प्लांट्स लोकेटेड इन 8 एल्यूमिनियम प्लांट्स जो हैं वो इंडिया में लोकेटेड हैं। कहाँ पर, उड़ीसा, जहाँ पर नालको एंड बालको, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड दी तमिलनाडु। 2004 की अगर हम बात करें, इंडिया ने ओवर 600 मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया था।
अब हम ये देख रहे थे कि जो रेशियो चाहिए बिटवीन द ओर्स एंड एल्यूमिनियम वो कैसा होना चाहिए। पहली चीज़ जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं, तो हमें बॉक्साइट की नीड थी, हमें पता था, तो अराउंड हमें 4 to 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट चाहिए, जो प्लस 2 टन्स ऑफ एल्यूमिनिया चाहिए, जो बॉक्साइट को ही क्रश करके एल्यूमिनिया निकलता है, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम अवेलेबल या प्रोड्यूस हम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट जो इसका मेन रॉ मटेरियल है एंड ओनली रॉ मटेरियल है, बॉक्साइट द ओनली एंड मेन रॉ मटेरियल, जिसको डाला या ट्रांसपोर्ट करा जाता है थ्रू रेल और दी शिप, इसको डाला जाता है। इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एल्यूमिनिया, जो बॉक्साइट को ही क्रश करके बनाया जाता है। बॉक्साइट क्रश्ड एंड एल्यूमिनिया डिसॉल्व आउट, ठीक है। फिर यहाँ पर अब और क्या क्या चीजें हैं, बल्क और शिफ्ट टू साइट ऑफ स्मेल्टर, कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम, कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी एंड पिच फ्रॉम अ कॉलेरी, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग किसकी चल रही है, हमारी बॉक्साइट की। फिर एक क्रोलाइट करके निकलता है, मोल्टन मेटल एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोलाइट, एल्यूमिनियम स्मेल्टर में डाला जाता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी की कितनी नीड होती है, तो 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ ओर। इतनी इलेक्ट्रिसिटी की जब हमें ज़रूरत हो, जब हमारी नीड है, तो सोचो और चीज़ों के लिए कितनी नीड होती होगी। तो इस तरीके से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है एल्यूमिनियम की वो सेट होती है, या बोल सकते हैं इंडस्ट्री एल्यूमिनियम की सेट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल से मतलब यहाँ पर जो इंडस्ट्री सेट हो रही है उसमें मेनली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स की नीड हमें होगी। केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज द फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग, जो कॉम्प्रोमाइज करती है, जब वो लार्ज हो या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, दोनों इंडस्ट्रीज में वो सेट हो जाती है। रैपिड ग्रोथ हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स, मतलब दोनों तरीके के सेक्टर्स हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, हमें यहाँ पर इसकी ग्रोथ मिली ही मिली है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स अब वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत हो रही है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स की। सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, एडहेसिव पेंट्स, डाई, स्टफ्स एक्सेट्रा, ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। वहीं हम अगर बात करें alkalis, soda ash used to make glass, soaps and detergents, paper and caustic soda, तो ये सारे कौन से हो गए हमारे इनऑर्गेनिक। These industries are widely spread over the countries, ठीक है। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यानी कि अब यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले हैं, फर्टिलाइजर की। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज किस तरीके से सेट होती हैं, मेनली एग्रीकल्चरल के लिए ही यूज होगा ये। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ, कौन कौन सी मेन चीजें हैं यहाँ पर, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स विच आर मेनली यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट जो DAP जिसे बोला जाता है, एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट दैट इज P एंड पोटैश। जो पोटैश है, अब ये चीज़ें तो हमने देख ली मेनली फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के क्या क्या रॉ मटेरियल्स हैं, इसमें से जो पोटैश है वो हमको यहाँ इंडिया में यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, तो जो पोटैश है इसको हम मेनली इंपोर्ट करते हैं। द थर्ड दैट इज पोटैश इज इंटायरली इंपोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटैश और पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। After the Green Revolution, the industries expanded to several other parts of the country. जब Green Revolution आया था जिसमें हमने क्रॉपिंग पैटर्न बदला था, हर तरीके के क्रॉप्स अवेलेबल कराए थे, तो यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रीज है तब जाके यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वास्ट हुए। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला contribute towards half of the fertilizer production. अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स और कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड दी कर्नाटका। तो ये हमारे मेन फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री सेट हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा सीमेंट। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर मेनली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, हाउस को कंस्ट्रक्ट करना है, डैम को कंस्ट्रक्ट करना है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हमें मेन पार्ट हमारा कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो एक कमरा हो या 1000 कमरे हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें मेन जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है हमारा सीमेंट। दिस इंडस्ट्रीज रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल्स, और मेन इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम।
coal and electric power are needed apart from rail transportation. ठीक है, this industry has strategically located plants in Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf countries. ठीक है, the first cement plant was set up in Chennai in 1904. After independence, the industry expanded. नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्री डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी अबाउट द ऑटोमोबाइल. जितनी भी गाड़ियां हैं आज की डेट में, वेदर इट इज रनिंग ऑन अ स्मॉल सिटी और अ टाउन और अ विलेज और अ बिग सिटी, यहाँ पर ये हर तरीके से अवेलेबिलिटी है. अर्लियर अगर हम बात करें 10 to 15 ईयर्स पहले की अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं करी थी. लेकिन विद द पासिंग टाइम न्यू टेक्नोलॉजीज आई तो लोगों का क्या हुआ, इस पे इंटरेस्ट जागा. जब इंटरेस्ट जागा तो ऑटोमेटिकली ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी ही करेगी. ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स आर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट द वेरियस सेंटर्स. After the liberalization, the coming of new and contemporary models stimulated by the demand of the vehicles in the country or in the market, which led to the healthy growth of the industry, including passengers cars, 2 or 3 wheelers. अब मेनली जो ये इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है? अराउंड दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड दी बेंगलुरु. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जो आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है वो इतना ज़्यादा हाईली सेक्टर है जिसमें यहाँ से हम अपनी इनकम और भी अच्छे तरीके से जनरेट कर पाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जितने भी हार्डवेयर्स हो गए, लाइक द कंप्यूटर्स, जितनी भी चीज़ें हो गई वो किस तरीके से मैन्युफैक्चर होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें किसकी डिपेंडेंसी बढ़ गई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. तो चाहे वो कोई भी ट्रांजिस्टर हो, सेट्स टू टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, राडर्स, कंप्यूटर्स एंड मेनी अदर इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री. तो ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से ही मिल रही हैं. तो बेंगलुरु जो है हैज़ इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. ठीक है, द मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इज एट बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड द पुणे. A major impact of this industry has been on employment generation. The continuing growth in the hardware and the software is the key to the success of IT industry. जितना ज़्यादा ग्रोथ हार्डवेयर कंपनी या सॉफ्टवेयर कंपनी करेगी उतनी ही ज़्यादा IT जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है? ग्रो कर रही है. ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. हमने वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज तो पढ़ ली, कहाँ कहाँ की हैं, किस तरीके की हैं, कौन कौन से इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, मार्केट की लिंकेज किस तरीके से, लेबर किस तरीके से मिल रहा है. लेकिन द लास्ट पॉइंट इज कि जो ये इंडस्ट्रीज है वो कितना एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है, जिसकी वजह से वो क्या जनरेट कर रही है? पॉल्यूशन जनरेट कर रही है. एयर पॉल्यूशन एज वी नो किस तरीके से कॉज होता है? इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो एयर पॉल्यूशन, जितने भी एयरबॉर्न डिसीजेस हैं वो हमें क्रिएट होते हैं आसपास के एरियाज के लोगों को अनएबल टू ब्रीथ. ठीक है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे लंग डिसीजेस होते हैं. स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज दैट इग्नोर पॉल्यूशन नॉर्म्स. जो पॉल्यूशन सेट किए गए हैं, जो पॉल्यूशन नॉर्म सेट किए गए हैं वो इतना ज़्यादा क्या किया जाता है? निग्लेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा एयरबॉर्न डिसीजेस फील करने पड़ते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा वाटर पॉल्यूशन. जितनी भी वाटर से रिलेटेड डिसीज हैं, जब क्या होती है? कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज्ड इनटू द रिवर्स. द मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग पेट्रोलियम रिफाइनरीज. चाहे वो फ्लाई ऐश हो, पॉस्पो जिप्सम हो एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन द इंडिया. ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा थर्मल पॉल्यूशन। ये एक नई तरीके का पॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है, जितना भी गंद होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो गर्म ही गर्म क्या छोड़ दिया जाता है टुवर्ड्स द रिवर्स। जब ये रिवर्स में छोड़ा जा रहा है तो जितनी भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एक्वेटिक लाइफ्स हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। प्लस ये रिवर्स का पानी क्या किया जाता है, छोड़ा इस तरीके से जाता है तो आसपास के लोग जो सराउंडेड विलेजेस हैं, कंट्री साइड के पीपल हैं, वो इस रिवर पे ही रिलाई करते हैं, तो उनको क्या होती हैं, ऐसी डिसीजेस होती हैं विच इज नॉट क्यूरेबल। और वाटर ऑकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। ठीक है। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटेट्स कॉज कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स एंड द मिसकैरेजेस ऑल्सो। नॉइस पोल्यूशन नेक्स्ट आता है हमारा, जो कि हमें आवाज़ की वजह से होता है। इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो पोल्यूशन ये कैसे हो रहा है, फ्रॉम दी कार्स, ट्रक्स, बसेस एक्सेट्रा, जितने भी रोड पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में जो डिपेंडेंसी है वो इन पे ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स, सॉज एंड फर्मेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है। नेक्स्ट आता है, हमने ये पॉल्यूशंस के बारे में तो देख लिया, अब हम देखेंगे किस तरीके से हम इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग बाय रिसाइकलिंग इट इन 2 or more successive stage. Harvesting of rainwater to meet water requirements. Treating hot water and effluents before releasing them into the rivers and the ponds. Treatments of industrial effluents can be done in 3 phases. जो इंडस्ट्रियल के effluents जो निकल रहे हैं वो 3 phases में हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारा क्या होगा, बाय मैकेनिकल मीन्स, दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फॉल्केशन एंड द सेडिमेंटेशन। Secondary treatment by biological process, and third treatment by biological, chemical and physical process. This involves recycling of water waste. तो ये जो तरीके हैं, जो ये 3 phases में हम जितने भी इंडस्ट्रीज के एफिलेंट्स होते हैं उनको 3 phases में हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। So here this completes your chapter. Next lecture में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। Thank you so much.